जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि रिलेशन एंड फंक्शन आपके लिए क्यों जरूरी है या फिर कितना जरूरी चैप्टर है। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का चैप्टर 2 है और आपको क्लास 12th का पहला चैप्टर ही रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा। मतलब कि जो चीज आप यहाँ पढ़ के जाएंगे वो क्लास 12th में कंटिन्यू होने वाली है। मतलब कि जितना आप यहाँ सीखेंगे उससे आगे वाला पोर्शन क्लास 12th में आने वाला है। मतलब कि अगर आज आपको रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से समझ में नहीं आया है तो कल को आपको 12th क्लास हार्ड लगने लगेगी, मुश्किल लगने लगेगी, क्योंकि आप कहोगे कि सर मेरे को रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना ही क्लास 11th में आया था और ना ही क्लास 12th में आया है। क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और इसीलिए तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ इस कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को बहुत आसान बनाने के लिए। आपको हलवा लगेगा रिलेशन एंड फंक्शन, बस वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा कैसे पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। तो आज हम जो जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर मेंशन है। पार्ट ये 1 है जिसमें इसी वीडियो का पार्ट 1 है। मतलब इसी वीडियो में 3 चीजें चलेंगी। पहले हम पढ़ेंगे कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल होता है या नहीं होता है उसको चेक करेंगे। मैपिंग कैसे होती है, एक सेट से दूसरे सेट की मैपिंग कैसे होती है। जब हम ये सब कवर कर लेंगे उसके बाद आएंगे हम अपने अगले पोर्शन पे विच इज रिलेशन। फिर हम आएंगे अपने रिलेशन पे कि भाई रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से रिलेशन ए क्रॉस बी से रिलेट करता है, या फिर क्या रिलेशन ए क्रॉस बी से ही निकलता है। फिर जब हम रिलेशन को पूरा पढ़ लेंगे कि रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, रिलेशन के क्या डोमेन, कोडोमेन और रेंज होती है, उसके बाद हम आगे चल के आएंगे फंक्शन पे कि भाई एक फंक्शन क्या होता है, क्या एक फंक्शन रिलेशन में से ही निकलता है, क्या एक फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, अगर होता है तो एक फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, या फिर एक फंक्शन की क्या क्या डेफिनेशन होती है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि भैया ये ए क्रॉस बी क्या है। कह रहा है ए क्रॉस बी जिसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी बोलते हो, ये है क्या। चलिए तो पहले समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल से कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, फिर हमें समझ में आएगा ए क्रॉस बी क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है सेट ए और एक सेट है सेट बी। ठीक है बच्चे, सेट ए में आपकी सारी पैंट्स रखी हुई है और सेट बी में आपकी सारी शर्ट्स रखी हुई है। सही है। मान लीजिए आपके पास 3 पैंट है, ए बी एंड सी। 3 पैंट है आपके पास, ए बी और सी। ओके, और मान लीजिए आपके पास 2 शर्ट हैं, एक्स एंड वाई। अब आपको एक दिन शादी में जाना है या किसी पार्टी में जाना है, तो आप क्या बोल रहे हो कि यार ए के साथ बी पहनूं, ए पैंट के साथ एक्स वाली शर्ट पहनूं या ए पैंट के साथ वाई वाली शर्ट पहनूं, बी पैंट के साथ एक्स वाली शर्ट पहनूं या बी पैंट के साथ वाई वाली शर्ट पहनूं। तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो आप चाहते हैं कि चलो यार मैं एक काम करता हूं ना, मैं सारी पैंट को और सारी शर्ट के साथ अगर पहन के देखता हूं और जो सबसे बेस्ट लगेगी मैं उसे पहन के चला जाऊंगा। तो आपने कहा ठीक है यार, मैं ए के साथ एक्स पहन सकता हूं और ए के साथ वाई भी पहन सकता हूं। तो आपके पास एक पेयर बना ए एक्स और एक पेयर बना आपके पास ए वाई। ठीक है बच्चे। दूसरा आपने सोचा क्या मैं बी पैंट के साथ एक्स शर्ट पहन सकता हूं और बी पैंट के साथ वाई शर्ट भी पहन सकता हूं। तो आपके पास और पेयर बने बी एक्स एंड बी वाई। और आपने कहा नहीं यार, ऐसा भी हो सकता है कि सी के साथ एक्स पहन लूं और सी के साथ वाई शर्ट पहन लूं। तो आपके पास बना सी एक्स एंड सी वाई। तो आपके पास ये 6 पेयर बन गए। ठीक है, अब इसी पेयर को आप बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसी पेयर को बेटा क्या बोलते हैं आप, ऑर्डर्ड पेयर। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, खाली पेयर क्यों नहीं बोलते बेटा। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर मैटर करता है। इसका ऑर्डर मैटर करता है कि पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है और सेकंड एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमेशा इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। मतलब आपको पता लग जाएगा कि ए सेट ए से आ रहा है, एक्स सेट बी से आ रहा है, ए सेट ए से आ रहा है, वाई सेट बी से आ रहा है।
बी सेट ए से आ रहा है, एक्स सेट बी से आ रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, अगर मैं इसको एक्स ए कर दूंगा तो पूरी बात ही बदल जाएगी बच्चों। फिर ये हो जाएगा कि ये एक्स ए से आ रहा है और ए बी से आ रहा है, जो कि क्या है, वैलिड ही नहीं है, क्योंकि सेट ए में एक्स है ही नहीं और सेट बी में ए है ही नहीं। तो ये चीज काम नहीं करेगी हमारी, क्योंकि ये चीजें क्या वैलिड ही नहीं है। एक्स सेट ए में है ही नहीं, तो सेट ए से एक्स कैसे आ सकता है। तो हमें क्या पता लगा कि भाई ये जो भी आप पेयर लिख रहे हैं, ये जो भी आप पेयर लिख रहे हैं, ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि इसका ऑर्डर मैटर करता है, आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अच्छा जी, अगर मैं इस ए और बी सेट को छिपा दूं और आपसे बोलूं बताओ सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे और सेट बी में कौन कौन होंगे, तो आप बता दोगे कि सेट पहला एलिमेंट सेट ए से आया होगा, मतलब सेट ए में ए रहा होगा, बी रहा होगा और सी रहा होगा। और सेट बी में कौन कौन है सर, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आया, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, मतलब सेट बी में एक्स और वाई रहा होगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट सेट बी से आ रहा है, पहला एलिमेंट सेट ए से आ रहा है। तो अगर इससे ये पता लगता है, अगर मैं आपको सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर दे दूं तो आप उससे मेरा सेट ए भी गैस कर सकते हैं और सेट बी भी गैस कर सकते हैं। बेटा ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारा ए क्रॉस बी। अब बात आती है हमारा ए क्रॉस बी। अगर बेटा ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर आप इनका एक सेट बना दो, आप इनका एक सेट बना दो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट को आप एक क्या कर दो बेटा, एक सेट में रख दो, अंदर एक सेट में रख दो। और क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर कहां से बना है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, पहला एलिमेंट सेट ए से, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आया है, तो इसी सेट को आप क्या बोल दोगे बच्चे, ए क्रॉस बी। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यही ए क्रॉस बी है, मतलब कि सारे के सारे जो भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उनका सेट, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। फिर से सुन लीजिए कि भाई ए से बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनका अगर एक सेट बना दो, उसी सेट को बोला जाएगा ए क्रॉस बी बोला जाएगा। बच्चे समझे या नहीं समझे। तो हमने ये पता लगाया कि भैया ए क्रॉस बी आप फाइंड कैसे करेंगे। ए क्रॉस बी आप फाइंड कैसे करेंगे, पहला ए का इसके दोनों एलिमेंट के साथ मैपिंग कर देंगे, बी की इसके दोनों एलिमेंट के साथ मैपिंग कर देंगे, और फिर सी की इसके दोनों एलिमेंट के साथ मैपिंग कर देंगे और आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा। आप चाहें तो एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। मान लीजिए ये 1 2 है और ये ए एंड बी है, ये सेट एक्स है और ये सेट y है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि x क्रॉस y निकालिए, x क्रॉस y निकालो, x क्रॉस y। तो आप क्या बोलोगे सर, 1a एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, 1b एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है सर, दूसरा 2a एंड 2b, 2a और 2b भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आपने एक सेट में रख दिए, एंड दिस इज व्हाट, x क्रॉस y। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, जहां पे पहला एलिमेंट x से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट y से आ रहा है। तो आप बता सकते हो कि सर x में 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, मतलब x में 1 होगा और 2 होगा, और भाई y में क्या होगा, a b, मतलब a और b होंगे y में। तो आप ऑर्डर्ड पेयर देख के सेट भी बता पाओगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर में जो x है वो क्या है और y है वो क्या है। चलिए, तो भैया हमारे पास ये काम भी खत्म। अब बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, की भाई ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हम वो भी पता लगाना चाहते हैं कि भैया टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं अगर मैं ए सेट को बी से क्रॉस करूं तो। ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए ये सेट ए है, 1 2 3 एलिमेंट्स थे, तो मैं बोलता हूं क्या, एन ए। व्हाट इज एन ए? Na means number of elements in set A. Na means number of elements in set A, and this is 3. 1 2 3 एलिमेंट है भाई। अब मैं देखता हूं NB। समझ ही गए होंगे बेटा, NB मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। कितने हैं, 1 2 1 2। और अगर आप चाहते हो मैं पता लगाऊं N,
ए क्रॉस बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप क्या करो, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं इनटू सेट बी में जितने एलिमेंट है उसे मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 3 टू द 6। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आएंगे और ये चीज प्रूफ भी हो चुकी है। कैसे, देखो ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ही आए थे हमारे पास। तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में फाइंड करना चाहते हो तो क्या होगा, ए में जितने एलिमेंट हैं उनमें बी में जितने एलिमेंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। कह रहा है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है, कह रहा है भाई ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है। ये तो पेयर था, एक सेट से दूसरे सेट में अगर मैं 3 सेट बना दूं, अगर बैक टू बैक पे क्या कर दो बेटा 3 सेट बना दूं, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, चलिए वो भी देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इतने पार्ट को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है। मान लीजिए सेट ए है आपके पास 1, 2, सेट बी है आपके पास A, B और सेट सी है आपके पास X एंड Y। मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई आप निकालो A क्रॉस B क्रॉस C, क्या निकालो A क्रॉस B क्रॉस C। तो भाई इनके जितने भी ट्रिपलेट बनेंगे वही तो A क्रॉस B क्रॉस C में आएंगे। जब A क्रॉस B में क्या आ रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे, दो के पेयर आ रहे थे, जब 3 सेट है तो ट्रिपलेट आ जाएंगे। अच्छा कैसे बनेंगे, देखो भाई देखो, आप हो सकता है कि 1 के साथ A की मैपिंग कर दो और फिर ये AX पे चला जाए, आपके पास एक ट्रिपलेट बनेगा 1AX। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है 1A पर जाए और AX Y पर चला जाए, तो आपको मिलेगा 1AY। ठीक है जी, अब 1 का काम खत्म है ना, नहीं भैया, हो सकता है 1B पे चला जाए, तो क्या है 1B और BX पे चला जाए, तो 1BX एक ट्रिपलेट ही हो गया। हो सकता है 1B पे चला जाए और BY पे चला जाए, तो 1BY एक ट्रिपलेट ये बन गया आपका बेटा। अब 1 का काम खत्म, 1A और B दोनों पे जा चुका है। अब आ जाए 2 हो सकता है 2A पे चला जाए, तो 2A और AX पे चला जाए, वही वाला काम। फिर वही 2A पे चला जाए और AY पे चला जाए, 2AY। 2 का A से खत्म किसका, हो सकता है 2B पे जाए, तो 2BX 2B पे चला जाए और BX पे चला जाए, और हो सकता है 2B और BY पे चला जाए। दस। अब देखिए बच्चे, ये है आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये जो एक पार्ट है, ये जो एक चीज है, दिस इज योर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट 1AY। दिस इज योर व्हाट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें भी ऑर्डर मैटर करता है। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से आ रहा है बच्चे, इसीलिए होगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब कि 3 एलिमेंट है, और ऑर्डर्ड इसलिए क्योंकि उन तीनों का ऑर्डर मैटर करता है। जिस ऑर्डर में वो लिखे हैं उससे पता लगता है कि ये कौन से सेट से आ रहे हैं, उससे पता लगता है ये कौन से सेट से आ रहे हैं। इनके ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते, वरना फिर ये सारा सीक्वेंस ही गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1AY ऐसे, तो इससे होता है कि 1A जो है पहले सेट से आ रहा है, बट ये बात गलत है क्योंकि A तो पहले सेट में है ही नहीं। 1 जो है वो B से आ रहा है, पर B में तो 1 है ही नहीं, तो इसका ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज A क्रॉस B क्रॉस C। जितने भी ट्रिपलेट बन रहे हैं उनको आपने एक सेट में डाल दिया, उनको क्या कर दिया बच्चे, आपने एक सेट में डाल दिया, सो दैट विल बिकम A क्रॉस B क्रॉस C। अब आप चाह रहे होंगे सर ये पता लगाइए कि क्या होगा, ये पता लगाइए क्या होगा कि N A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C। A क्रॉस B क्रॉस C में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बेटा, इसमें कितने हैं 2, ठीक है, इसमें कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं 2। मल्टीप्लाई कर दो 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8, तो भाई A क्रॉस B क्रॉस C में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे
2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, A क्रॉस B क्रॉस C में जितने एलिमेंट आएंगे वो आपको पता लग जाएगा। और आप काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑर्डर ट्रिपलेट A क्रॉस B क्रॉस C में 8 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ऑर्डर ट्रिपलेट भी हमें क्या पता लगा, पता लग गया। अब यहां से हम एक चीज जानना चाहते हैं, ये बोल रहा है कि भाई क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर होते हैं? A क्रॉस B B क्रॉस A बराबर होते हैं। यहां से मान लीजिए इधर आ जाइए, अगर मैं इस सेट को A बोल दूं और इसको B बोल दूं, ठीक है बच्चे, तो पहले मैं A क्रॉस B निकालना चाहता हूं। पहले क्या निकालना चाहता हूं? A क्रॉस B। यहां पे निकाल लेते हैं A क्रॉस B। ठीक है बच्चे, 1A 1A 1B 1B 2A 2A एंड 2B। A क्रॉस B में 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए। अब अगर आप B क्रॉस A निकालना चाहोगे बच्चे, B क्रॉस A निकालना चाहोगे तो क्या होगा? मैपिंग उल्टी हो जाएगी। यहां देखिए B और ये A, B में कौन कौन था? A और B था, और A में कौन था? 1 एंड 2। अब अगर आप B क्रॉस A निकालोगे तो क्या होगा? A1 A2 B1 B1 एंड B2। और ये क्या हो गया बेटे आपका? ये क्या हो गया? B क्रॉस A हो गया, B क्रॉस A हो गया। अच्छा, अब भाई ये दोनों A क्रॉस B या B क्रॉस A इक्वल है या नहीं, ये हमें कहां से पता लगेगा? ये हमें इस बात से पता लगेगा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कि भाई इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकते हैं। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इतने पार्ट को नोट डाउन कीजिए, फिर इक्वालिटी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, इक्वालिटी देखते हैं और फिर वापस आएंगे अपने A क्रॉस B एंड B क्रॉस A पे। ठीक है बच्चे, आइए समझते हैं इक्वालिटी क्या हो। वो बोल रहा है भैया कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर x, y इक्वल टू 1, 2 है, इसका मतलब क्या है? देखो, दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। फिर से समझ लीजिए, दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब x इक्वल टू 1 हो और y इक्वल टू 2 हो। So दो ordered pair are equal or if and only if the corresponding elements of both the pair या फिर the ordered pairs are equal, कि भैया corresponding elements बराबर हैं तभी आपके ordered pair बराबर हैं। तो भाई इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था, find x and y, find x and y। तो आपको पता है दोनों ordered pair बराबर दे हुए हैं, इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर है और दूसरा दूसरे के बराबर है। मतलब x 1 के बराबर है और y 2 के बराबर है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ चुकी है बच्चे। वेरी गुड। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1/2 कोमा y प्लस 1/2 इक्वल टू 3,5। कह रहे भाई ये दोनों ऑर्डर पे बराबर है, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है। मतलब इसका पहले एलिमेंट इसके बराबर और उसका दूसरा एलिमेंट इसके बराबर। मतलब x प्लस 1/2 इक्वल टू 3 है, और यहां से x कितना आ गया? 3 माइनस 1/2। सही है बच्चे, सॉल्व करोगे तो 2 3 6 माइनस 1 5 एंड दिस इज 5/2। ओके, आगे चलते हैं। y निकालना है तो y, ये पेयर इसके बराबर है, मतलब y प्लस 1/2 इक्वल टू है 5 के। तो y क्या हुआ बच्चे? 5 minus 1/2, 5 to the 10 minus 1 9, तो दिस इज 9/2। तो यहां से आपको पता लगा क्या? x की वैल्यू आ गई 5/2 एंड y की वैल्यू आ गई आपकी 9/2। सही है बच्चे, इस तरीके से आप ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं आपको पता लगा, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके बराबर हैं। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर बराबर दे रखे हैं तो उसमें जो वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। अब आ जाते हैं अपने A क्रॉस B और B क्रॉस A पे वापस से। देखो इसका एक एलिमेंट क्या है? 1, A, 1, A, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है?
a, 1 भाई देख लीजिए 1 a के बराबर नहीं है और 1 a के बराबर नहीं। पहला एलिमेंट पहले के बराबर नहीं है भाई, इसका पहला एलिमेंट a है, इसका 1 है। या फिर ऐसे भी देख लो, इसके पहले एलिमेंट्स अल्फाबेट हैं, a और b हैं, इसके पहले एलिमेंट्स नंबर हैं, इसके दूसरे एलिमेंट नंबर्स हैं, इसके दूसरे एलिमेंट अल्फाबेट हैं, तो कैसे बराबर हुए? इसका पहला एलिमेंट सेट बी से आ रहा है, इसका पहला एलिमेंट सेट ए से आ रहा है, तो कैसे बराबर हुए? ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, इन दिस केस हो सकता है किसी स्पेशल केस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल भी आ जाए, पर जनरली ऐसा नहीं होता कि हर केस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आएंगे, आप निकाल कर भी देख सकते हैं। तो बच्चे हमने पढ़ा ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल होते हैं या नहीं, और मैपिंग, दिस इज मैपिंग बच्चे, ये मैपिंग है, ये जो मैंने आपको दिखा रखा है डायग्राम, दिस इज मैपिंग। ये सेट ए से सेट बी पे मैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी सेट बी से सेट ए पर मैपिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड मैपिंग बच्चे। तो आपके ऑर्डर्ड पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है, कुछ नहीं बचा है जो आपको नहीं बताया गया। सही है बच्चे, यहाँ पे ए और बी क्या है, आपके नॉन फाइनाइट सेट है, क्या है, सॉरी फाइनाइट सेट है, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या है, फाइनाइट सेट है, इनमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। अच्छा, नॉन फाइनाइट अगर बोल रहा है कि भैया अगर सर ऐसा हो, अगर सर ऐसा हो कैसा कि अगर ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट है तो, या फिर ए और बी दोनों इनफाइनाइट है तो, मैंने कहा ठीक है भाई, मान लीजिए ए में तो आपके दो एलिमेंट है 1 और 2, और बी आपका इनफाइनाइट है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? देखिए बच्चे, 1 का 1 से बनेगा, 1 का 2 से बनेगा, 3 से बनेगा, 4 से बनेगा, 5 से बनेगा, 6 से बनेगा एंड सो ऑन। 1 का अगर बी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो 1 की मैपिंग इनफाइनाइट नंबर से होगी, और फिर 2 की मैपिंग इनफाइनाइट नंबर से होगी। इसका मतलब यार 1 की इनफाइनाइट मैपिंग 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 इनफाइनाइट तक चलेगा। इसका मतलब अगर ए और बी में से कोई भी नॉन फाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी भी आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, वो भी नॉन फाइनाइट ही आएगा। अगर ए और बी में से कोई भी एक भी इनफाइनाइट है, अगर दोनों इनफाइनाइट है फिर तो इनफाइनाइट आएगा ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट मैपिंग बनेगी भाई। 1 की इनफाइनाइट नंबर से मैपिंग है, फिर 2 की इनफाइनाइट नंबर से मैपिंग है, तो क्या होगा, अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट ही आएगा। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, हमने बताया आपको, ए से बी में जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उनका एक सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए, पूरे को नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अपने रिलेशंस की तरफ। आइए बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म हो गया, अब चलते हैं रिश्तों की तरफ, मतलब रिलेशंस की तरफ। रिलेशन में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले रिलेशन पढ़ेंगे, इमेज और प्री इमेज क्या आती है वो पढ़ेंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है वो पढ़ेंगे, एक रिलेशन को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, और एक सेट ए से सेट बी में टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। अब टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं वो तो तभी पता लगेगा ना, ये पता लगेगा कि रिलेशन होता क्या है, रिश्ता क्या होता है। चलिए समझ लेते हैं रिश्ता क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 एंड 3 तीन एलिमेंट लिखे हुए हैं, और सेट बी है आपके पास जिसमें आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सभी एलिमेंट्स आपने लिखे हुए हैं सेट बी के अंदर। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं भैया, सेट ए के जो बच्चे हैं, एलिमेंट्स हैं इसमें लिखे हुए, उनका सेट बी के बच्चों के साथ कुछ रिश्ता दिखाना है। मैं कैसे भी रिश्ता दिखा सकता हूं, कैसे भी संबंध दिखा सकता हूं कि भैया ऐसा कि भैया सेट बी के बच्चे जो हैं सेट ए के बच्चों से बड़े हैं,
सेट ए के बच्चे सेट बी के बच्चों के बराबर हैं, सेट बी के बच्चे सेट ए के बच्चों से छोटे हैं। मैं कोई भी रिलेशन शो कर सकता हूं, तो मैं एक यहां से अपनी पसंद का रिश्ता ले लेता हूं, रिलेशन ले लेता हूं और उसकी फिर मैपिंग करेंगे, उसी से डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज सब उसी से बता दें। चलिए बच्चों देखते हैं, मैंने कहा अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि आर रिलेशन में सारे क्या होंगे, एक्स क्रॉस कोमा वाई होंगे, और मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्या बोल रहा हूं भैया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। y जो है वो x का स्क्वायर है, तो आपको ये तो पता है जब रिलेशन a से b में है तो भैया पहला एलिमेंट तो सेट a से आता होगा और दूसरा एलिमेंट सेट b से आता होगा। तो हमेशा याद रखना कि आपका x सेट a से आएगा और आपका y सेट b से आएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा रिलेशन आप ऐसे ही दिखाओगे, x आपका सेट a से आएगा और y आपका सेट b से आएगा। अब इनका रिश्ता देख लेते हैं। कह रहा है भैया y जो है ना वो x का स्क्वायर है और x कहां से आ रहा है, x यहां से आ रहा है। फिर से देख लेते हैं क्या बोला, कह रहा भाई y जो है ना वो x का स्क्वायर है, वो x यहां से आ रहा है, तो y क्या क्या हो सकता है भाई, y क्या हो सकता है, x क्या है 1, तो y 1 का स्क्वायर हो सकता है, x क्या है 2, तो y 2 का स्क्वायर भी हो सकता है, और x की जगह क्या हो सकता है 3, तो y 3 का स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं x1 है तो y आ गया 1 का स्क्वायर 1, अगर मैं बोलूं x2 है तो y आ गया 2 का स्क्वायर 4, अगर मैं बोलूं x3 है तो y आ गया 3 का स्क्वायर 9। तो मैंने क्या कहा भैया, अगर आपने x को 1 लिया ना तो y कितना आया 1 आ गया, अगर आपने x को 1 लिया तो y कितना आ गया 1 आ गया, अगर आपने x को 2 लिया तो y कितना आ गया 4 आ गया भाई, y कितना आ गया 4 आ गया, अगर आपने x को 3 लिया तो y कितना आ गया भाई 9 आ गया, y कितना आ गया बच्चे 9 आ गया। समझे आप मेरी बात या नहीं समझे? तो भाई आप क्या बोल सकते हो, आप ये भी तो बोल सकते हो कि भाई एक रिलेशन जो कि सेट A से सेट B में था वो कुछ इस तरीके से लिखा गया कि अगर x1 था तो y 1 आया, x2 था तो y 4 आया और x3 था तो y 9 आया। लीजिए, अब बात ऐसे लिखी जाए या ऐसे लिखी जाए, बात तो एक ही है भाई। यहाँ पे क्या बोला, y x का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी तो वही है, y जो x का स्क्वायर है, y 1 का स्क्वायर है, y 2 का स्क्वायर है, y 3 का स्क्वायर है। ठीक है ना। आइए तो चलते हैं रिलेशन की डेफिनेशन पे। देखो ये हमने सब पढ़ा, अब उसको डेफिनेशन को से रिलेट करते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन बोलता है अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B इज अ सबसेट, a relation from set A to B is a subset of Cartesian product A cross B। कह रहा है भाई एक रिलेशन जो सेट A से सेट B में है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट होगा। फिर से सुन लीजिए, एक रिलेशन जो A से B में है, जो सेट A से सेट B में है, वो क्या होगा A क्रॉस B का कोई ना कोई सबसेट ही होगा। मतलब देखिए इस रिलेशन में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं 1 1, क्या वो A क्रॉस B में आएगा? बिल्कुल आएगा। A क्रॉस B बनाते तो क्या करते हैं, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, सब कुछ करते हैं। अब देखो 1 1 इसमें आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। 2 4 इसमें आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। 3 9 इसमें आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। तो ये जो सेट बना है, ये जो रिलेशन बना है, वो A क्रॉस B से ही बना है, A क्रॉस B से ही बना है। तो हमें रिलेशन की डेफिनेशन क्या पता लगी, अ रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A टू अ फाइनाइट सेट B इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। एक रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है। एक रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है। दिमाग में बिठा लो बेटा इस चीज को। अब आगे चलते हैं, इमेज और प्री इमेज क्या होती है। वेरी गुड, अब दिमाग में ये चीजें बिठा लीजिए कि इमेज और प्री इमेज क्या होती है। बच्चे देखिए, 1 को आपने x की जगह रखा तो आपको क्या रिजल्ट मिला, 1 मिला। 2 को आपने x की जगह रखा तो रिजल्ट क्या मिला, 4 मिला। 3 को x की जगह रखा तो क्या मिला, 9 मिला। तो भाई x1 रखने पे जो आपको मिला, 2 रखने पे जो आपको मिला और 3 रखने पे जो आपको मिला,
इसे आप इमेज बोलते हैं, इसे आप क्या बोलते हो, इमेज। आप चाहें तो इमेज की जगह इमेज को वैल्यू ऑफ y भी बोल सकते हैं। y की जो भी वैल्यू है वो इमेज है। 1 4 9 दीज आर इमेजेस। अच्छा जी, तो भैया इससे वापस जाओगे तो क्या मिलेगी, प्री इमेज मिल जाएगी। इससे वापस जाओगे तो क्या मिल जाएगी, प्री इमेज। तो 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज प्री इमेज क्या है, 1 है। 2 की इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज क्या है, 2 है। 3 की इमेज 9 है, 9 की प्री इमेज क्या है, 3 है। तो भैया प्री इमेज, अगर आप प्री इमेज की बात करें तो आप उसमें वैल्यू ऑफ x भी लिख सकते हैं। x की वैल्यूज आपकी प्री इमेजेस है और y की वैल्यू आपकी इमेजेस है। सिंपल बात है ना बच्चों। ओके, अब आ जाते हैं डोमेन पे। अब आ जाते हैं व्हाट, डोमेन पे। बेटा डोमेन क्या है, जो जो आपको x की वैल्यूज मिली हैं वो पूरा का पूरा सेट आपका डोमेन है। x की वैल्यू क्या क्या है, इस पर सेट को देख लीजिए। x की वैल्यू 1 मिली, 2 मिली और 3 मिली। x की जगह 1 रख पाए, 2 रख पाए और 3 भी रख पाए। तो x की जगह जो जो वैल्यूज आप रख पाए वही आपका डोमेन है। फिर से सुन लीजिए, x की जगह जो जो वैल्यूज आप रख पाए बेटा वही आपका डोमेन है। तो अगर मैं डोमेन बोलने लगूं कि मेरा डोमेन क्या है, मेरा डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे सर डोमेन में 1 2 और 3 आया क्योंकि x की वैल्यू है 1 2 एंड 3 जो मैं इस रिलेशन में पुट कर पाया। अगर रिलेशनशिप यहीं तक होता, अगर सेट बी बिल्कुल यहां तक होता, यहाँ पे 9 होता ही नहीं, तो मैं x की जगह 3 रख ही नहीं पाता, क्योंकि 3 रखता तो उसकी इमेज क्या आती, 9 आती और 9 यहाँ पे है ही, तो मैं x को 3 पुट ही नहीं कर पाता। बट क्योंकि यहाँ पे 9 था और मैं x की जगह 3 रख पाया कि 3 की इमेज 9 आएगी, वो इस रिलेशन से बिलोंग करती है, वो इस रिलेशनशिप में है। भैया 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है और 9 बी में है, समझे। इसलिए मैं x की वैल्यू 3 भी रख पाया। हो सकता है नहीं रख पाता, हो सकता है यहाँ पे 4 होता ही नहीं, 1 2 3 5 7 8 9 होता, तो भैया मैं 4 होता ही नहीं, तो 2 की जगह x की जगह 2 में रख ही नहीं पाता, x की जगह 2 नहीं रख पाता क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 तो यहाँ है ही नहीं। तो इस रिलेशन में x की जगह 2 पुट नहीं हो सकता। ये इस रिलेशन में x होता ही नहीं, x की जगह 2 वाली ये वाली जो आपका एलिमेंट है ये होता ही नहीं बच्चे। क्यों, क्योंकि आप x की जगह 2 रख ही नहीं पाते। 2 रखते तो 4 आता, 4 इसमें था ही नहीं, तो वो इसका सबसेट कैसे हो पाता, एलिमेंट कैसे हो पाता। इसीलिए बच्चे जो जो आप x की वैल्यू रख पाए, जो जो फिजिबल थी, जो जो पॉसिबल थी x की वैल्यू रखना, वो पूरा का पूरा सेट आपका हो गया बेटा डोमेन। एंड नाउ कम टू कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है बेटा, कोडोमेन बी वाला जो पूरा सेट है दैट इज कोडोमेन। आप क्या बोल दो, कोडोमेन इज इक्वल टू सेट बी। सिंपल, पूरा का पूरा सेट बी जो है वो आपका कोडोमेन है बच्चे। पूरा का पूरा सेट बी जो है वो आपका कोडोमेन है। द सेट बी, द कंप्लीट सेट बी इज योर कोडोमेन। दिस इज योर कोडोमेन। कंप्लीट सेट बी में दूसरा वाला पूरा सेट होता है वो आपका कोडोमेन होता है, पूरा सेट, पूरा। ठीक है, अब आ जाता है आपके रेंज के पास। रेंज के पास x रखने पे जो जो आपको मिला दैट इज योर रेंज। फिर सुन लीजिए, साधारण सिंपल हिंदी में सुन लीजिए, x रखने पर जो जो आपको मिला, x रखने पे आपको 1 मिला तो आपके रेंज में 1 आ गया। x2 रखने पे आपको 4 मिला तो आपकी रेंज में 4 आ गया। x3 रखने पे आपको 9 मिला तो भैया आपकी रेंज 9 भी हो गई। तो आप ऐसा बोल सकते हैं जो जो आपकी इमेजेस बनी, जो जो आपकी इमेजेस बनी, x को रखने पर जो जो इमेजेस बनी वो सारे एलिमेंट आपके रेंज में आएंगे। फिर से सुन लीजिए, x की जो जो वैल्यू रखने पे जो जो आपकी इमेजेस बनी वो सारे एलिमेंट आपके रेंज में आएंगे। और हमेशा याद रखिए क्या, जो रेंज होगी अब आपकी कोडोमेन का सबसेट होगी या कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है। अगर ये सारे एलिमेंट रेंज में आते तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाते, बट अभी क्या है, रेंज क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन है। बट किसी किसी केस में कोडोमेन रेंज कोडोमेन के इक्वल भी आ सकती है, सबसेट तो आएगी, इक्वल भी आ सकती है। तो रेंज कैन बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन और ईदर
इक्वल टू कोडोमेन, है ना। या तो वो कोडोमेन के इक्वल हो सकती है, छोटी हो सकती है, उसका सबसेट हो सकती है। यहाँ पे देख लीजिए जो रेंज है वो सेट बी का सबसेट है, क्योंकि रेंज इसी में से ही बनी हुई है। ठीक है, ओके, ये वाली बात हो गई। अब हम बोल रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन। एक रिलेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। पहला, सेट बिल्डर फॉर्म, स्टेटमेंट की फॉर्म में, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, जिसमें आप क्या करते हो, एग्जैक्ट अपने एलिमेंट्स लिखते हो, दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। ये आपका रोस्टर फॉर्म लिख रखा है हमने, ये रोस्टर फॉर्म है आपकी। और तीसरी होती है क्या, एरो डायग्राम, मैपिंग, दिस इज योर एरो डायग्राम, दिस इज योर थर्ड टाइप। ये आपका एरो डायग्राम है, ये आपका बेटा एरो डायग्राम है। इस तरीके से भी आप किसी रिलेशन को दिखा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हो। समझे मेरी बात, क्लियर है सारा का सारा मामला। प्री इमेज, इमेज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। अभी हम रिलेशंस के कम से कम 5 एग्जांपल करेंगे, फिर आपको रिलेशन और अच्छे समझ में आएगा, और अच्छे समझ में आएगा। बात है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। एक सेट ए से सेट बी में कितने मैक्सिमम रिलेशन आप बना सकते हो। तो अभी बताइए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। फिर सुन लीजिए, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है बच्चे। तो यार जितने ए क्रॉस बी के सबसेट बना पाऊंगा उतने ही रिलेशन बना पाऊंगा। फिर से सुन लीजिए, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। और भाई मैं ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बना सकता हूं, जितने सबसेट बना सकता हूं, उतने ही तो रिलेशन बना पाऊंगा। क्योंकि रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट। एक सबसेट बना पाऊंगा तो एक रिलेशन, दो सबसेट बना पाऊंगा तो दो रिलेशन, तीन सबसेट बना पाऊंगा तो तीन रिलेशन। तो हमें बस ये निकालना है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था सेट्स, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, पावर सेट पढ़ा, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो हम किसी एक सेट के सबसेट निकालते थे, है ना। तो वही हम अब भी करेंगे कि किसी एक सेट के सबसेट कैसे निकाले जाए। आइए बहुत आराम से समझते हैं, बहुत आराम से समझते हैं। मैं इस चीज को आपको यहां पर समझा देता हूं। मान लीजिए आपका सेट ए है, इसमें 2 और 3 दो एलिमेंट है, 2 और 3 दो एलिमेंट है बच्चे, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भैया 2 की पावर n, 2 की पावर n सबसेट बन सकते हैं। मतलब n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। इस a में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतनी कर दो, तो 2 की पावर 2 मतलब कि 2 टू द 4। तो इस सेट के 4 सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो आपको सबसेट निकालने तो आ गए कि मैक्सिमम कितने सबसेट बना सकते हो। अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए बच्चे ए क्रॉस बी पे आ जाइए। मान लीजिए ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट बना सकते हो आप, 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 सबसेट बना सकते हो, 16 सबसेट बना सकते हो। अच्छा अब आ जाइए एक और तरीके से देखते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3 है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही कि 4 इंटू 3 हो जाएंगे, 12 एलिमेंट हो जाएंगे। अब ए क्रॉस बी में अगर 12 एलिमेंट है, इसके सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। सही बात है। तो अच्छा ही अब इस वाले सेट ए से सेट बी में देखते हैं मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं। भाई अब आपको बताइए सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 3 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो यहाँ 9 एलिमेंट है। तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 9 3 27, 9 3 27। अच्छा भैया ए क्रॉस बी में 27 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बना पाओगे आप, 2 की पावर 27।
तो इस सेट ए से इस सेट बी में 2 की पावर 27 इतने सबसेट बनाए जा सकते हैं, और जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं उतने ही रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक रिलेशंस ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट ही तो होता है। तो भाई आप ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बना पाओगे उतने ही रिलेशन बना पाओगे। अब हमने इस सेट का पता लगाया कि भैया इस सेट ए से इस सेट बी में टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो हमने पहले पता करा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये पता करने के लिए क्या करा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो 3 into 9 करके 27 आया। तो भैया इसमें 27 एलिमेंट होंगे। ओके 27 एलिमेंट होंगे, तो सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 27। जब सबसेट 2 की पावर 27 है तो इससे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर 27 इतने हमारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ने रिलेशन पढ़े, इमेज प्री इमेज पढ़ी, डोमेन कोडोमेन रेंज पढ़ा, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन पढ़ा, एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी भी हमने पढ़ लिया। रिलेशन का यहां तक का काम हमारा समाप्त हो गया, संबंध हमने पूरे कर लिए, आपके हमारे में संबंध जुड़ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपने दोस्तों को बता दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट समझ में आया है तो। ये क्लास 11th की मैराथन चल रही है, जिसमें क्लास 11th के सारे चैप्टर करेंगे 1 by 1, थ्योरी भी करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करेंगे, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पे हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 है और 2.1 है, एंड अपना रिलेशन पढ़ाया है जिसमें एक्सरसाइज 2.2 है। इसके पार्ट बी में इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम आपको फंक्शंस पढ़ाएंगे। कंप्लीट फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन रिलेशन से कैसे रिलेटेड होते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फंक्शन में डोमेन कोडोमेन रेंज कैसे निकाली जाती है, फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, ये सब, और उन सब फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं, ये सब हम इसके पार्ट बी में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसी वीडियो के। तो भैया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट कपिल। अरे मजाक कर रहा हूं यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को देखते रहो, बने रहो शुभम सर क्लासेस में। धन्यवाद और जय श्री राम।